नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माई चैनल गुरु की पाठशाला। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक टर्म है टीचिंग या शिक्षण। तो टीचिंग का अध्ययन करते हैं। टीचिंग के अंतर्गत हम लोग ये बात समझते हैं, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण पद की यूनिवर्सल डिफिनेशन देना कठिन है। एक और सीधे सीधे जैसा समाज होता है वैसे ही शिक्षा होती है और जैसे शिक्षा होती है वैसा ही समाज होता है। तो बिना शिक्षा का समाज की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है और बिना समाज की शिक्षा की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए देश की राजनीति प्रणाली का देश की शिक्षा व्यवस्था पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। जैसी शिक्षा वैसी राजनीति प्रणाली, जैसी राजनीति प्रणाली वैसी देश की शिक्षा। तो देश की राजनीति प्रणाली के आधार पर शिक्षा को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है निरंकुश शासन, दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रणाली, तीसरा है हस्तक्षेप रहित प्रणाली। तो निरंकुश शासन में क्या होता है? निरंकुश शासन को ऑटोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। ऑटोक्रेटिक सिस्टम का मतलब स्वेच्छा वाली शिक्षा, तानाशाही वाली शिक्षा, या एक कह सकते हैं मैनेजमेंट वाली शिक्षा। इस पर सरकार का कोई दबाव या बंधन नहीं होता है। इसके पक्षधर थे शिक्षाविद एच.सी. मॉरिसन। और दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रणाली। इसमें क्या होता है कि उस प्रकार की शिक्षा जो सरकार के अधीन हो, जो देश की शासन प्रणाली के अधीन हो, इसके प्रणेता थे एन.एल. गेज। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित, इसको लेजेस फेयर कहते हैं। लेजेस फेयर का मतलब होता है कि इस पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप रहित, मतलब किसी प्रकार का इस पे दबाव नहीं, सरकारी नियंत्रण से मुक्त। लेजेस फेयर का अर्थ होता है सरकारी नियंत्रण से मुक्त। निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को जाना जाता है। तो हम लोग ये देख लिए देश की राजनीति प्रणाली के आधार पर शिक्षा को 3 भागों में बांट सकते हैं, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम और तीसरा है लेजेस फेयर। तो एच.सी. मॉरिसन निरंकुश शासन ऑटोक्रेटिक सिस्टम के पक्षधर थे और एन.एल. गेज प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्षधर थे और जॉन ब्रूबेकर लेजेस फेयर के पक्षधर। आइए शिक्षण की कुछ सामान्य परिभाषाएं देख लेते हैं। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जो दूसरे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। तो दूसरों के व्यवहारों में परिवर्तन लाते वही टीचिंग है। रियांस कहते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना, कहने का मतलब गाइडेंस करना ही टीचिंग है। और मॉरिसन के अनुसार देख लेते हैं, शिक्षा एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में आत्मीय संबंध है, जहाँ कम परिपक्व व्यक्ति शिक्षा की ओर अग्रसित होता है। कहने का मतलब कि एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति द्वारा एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध, जहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और शिक्षा का संचार होता है और कम पढ़े लिखे व्यक्ति में सुधार आता है। तो क्या है ये? इनके अनुसार, मॉरिसन के अनुसार शिक्षा एक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में आत्मीय संबंध ही टीचिंग है। वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और अभिरुचि को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करना है। तो क्या है? वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, स्किल और अभिरुचि को सीखने में मदद करता है। आइए उत्तम शिक्षण की विशेषताओं को जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचिंग क्या होता है, क्या क्या इसमें गुड टीचिंग में क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए कि वो टीचिंग गुड टीचिंग कहलाएगी। तो उसमें क्या होता है कि अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। टीचिंग में क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दूसरा है प्रभावी नियोजन, वो इफेक्टिव प्लानिंग होता है। इसमें जो प्लान आप बनाते हैं वो प्रभावशाली हो। छात्र क्रियाशीलता, मतलब छात्र हमेशा एक्टिव रहे। प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, इसमें प्रजातांत्रिक आदर्शों का के महत्व को रखा जाए। सहानुभूति दया पर आधारित हो,
ये डायरेक्शनल हो, हमेशा इसमें निर्देश की भाव हो। छात्र शिक्षक सहयोग, ये भी ज़रूरी है, उसमें छात्र और शिक्षक सहयोग की भावना से जुड़े हैं तो ही वो टीचिंग गुड टीचिंग कहलाएगी। और अगला है प्रगतिशील शिक्षण। टीचिंग ऐसा हो जिसमें हमेशा तरक्की की बात हो। प्रगतिशील शिक्षण को उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित हो, ये बहुत ज़रूरी है। वो टीचिंग जो है उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित हो। संवेगात्मक स्थिरता, ये संवेगों की स्थिरता उसमें ज़रूरी है। और उसके बाद है डायग्नोस्टिक, निदानात्मक। जब सबसे पहले आप समस्या का निदान करेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे, समस्या को जानेंगे, उसके बाद रेमेडियल क्लासेस करेंगे, समस्या का उपचार करेंगे। छात्र योग्यता का संवर्धन, उसमें छात्र की योग्यताओं का विकास हो। शिक्षक की उपस्थिति एज ए दार्शनिक या फ्रेंड की भांति हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच में मधुर संबंध होना चाहिए। आइए देखते हैं एक उत्तम शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, टीचिंग की प्रकृति प्रोसेस क्या होता है। तो शिक्षक की प्रकृति एक अंतःक्रिया, मतलब शिक्षण का नेचर क्या है कि वह एक अंतःक्रिया इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। सामाजिक प्रक्रिया होती है, व्यवसायिक प्रक्रिया होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है और शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है। आमने सामने होने वाली प्रक्रियाएं होती, फेस टू फेस एक्टिविटी है। शिक्षण क्या है, शिक्षण का नेचर है फेस टू फेस एक्टिविटी। उपचारात्मक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तार्किक क्रिया है, लॉजिकल एक्टिविटी है। मेजरेबल एक्टिविटी है। सुधारात्मक प्रक्रिया है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पोलर प्रोसेस है, ध्रुवी, जिसमें छात्र और शिक्षक दो ध्रुव हो जाते हैं, ध्रुवी प्रक्रिया है। निर्देशात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण क्या है, एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। और आगे है शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब फॉर्मल प्रोसेस है और नॉन फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जो क्लास में या एक निश्चित वातावरण में शिक्षा दी जाती है, टीचिंग किया जाता है, वो फॉर्मल टीचिंग कहलाती है। नॉन फॉर्मल जो कच्चा कच से बाहर की एजुकेशन होता है उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हम शिक्षण टीचिंग के विषय में समझ गए हैं, उनकी प्रकृति के विषय में समझ गए हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।